कहानियाँ हिंदी। रामापुरम नाम के एक गांव में राजा रेड्डी और मलम्मा नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन वे जो कुछ भी उनके पास था उसी में संतुष्ट रहकर जीते थे। राजा रेड्डी के लिए खेती ही उनकी जान थी। मलम्मा को घर चलाने में बहुत महारत हासिल थी। एक दिन राजा रेड्डी को अचानक पैसों की सख्त जरूरत पड़ी, इसलिए वो गांव के सूदखोर सुब्बैया के पास गया। शाम का समय है, सूरज डूब रहा है, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। घर के सामने बने चबूतरे पर राजा रेड्डी अपना सिर पकड़कर उदास बैठा है। अंदर से मलम्मा हाथ में केरोसिन की लालटेन लेकर बाहर आती है। मलम्मा लालटेन को चबूतरे पर रखते हुए, अजी सुनिए, शाम ढल चुकी है, फिर भी आप उस चबूतरे पर ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? हवा भी ठंडी हो रही है। मैंने गर्मा गर्म चावल और आपकी पसंद की गोंगुरा अंबाड़ी की चटनी बनाई है। मुझे भूख नहीं है मलम्मा, मेरे गले से पानी की एक घूंट भी नीचे नहीं उतर रही है। उस गोंगुरा की चटनी का स्वाद चखने का सौभाग्य मेरे नसीब में और कितने दिन है। अरे, आप ऐसा अपशकुन क्यों बोल रहे हैं? सुबह तो आप बड़े उत्साह के साथ बैलगाड़ी जोड़कर शहर के लिए निकले थे कि बैलों के लिए नए घुंघरू और खेती के औजार लाएंगे। क्या रास्ते में कुछ हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा मलम्मा, मेरी किस्मत ही खराब थी कि मैंने खुद ऐसी बात कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। मैंने एक ऐसे कागज पर दस्तखत कर दिए जहां नहीं करने चाहिए थे। दस्तखत कर दिए? किसके पास? क्या उसी सूदखोर सुब्बैया के पास? पूरा गांव तो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है और सीधे साधे लोगों को जीते जी डुबो देता है। आप उसके पास गए ही क्यों? क्या हमारे छोटे से खेत से होने वाली आमदनी काफी नहीं थी? वो काफी नहीं पड़ रही थी मलम्मा। पिछले दिनों आई आंधी तूफान ने आधी फसल बर्बाद कर दी। हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। दोबारा फसल बोने के लिए बीजों और खादों के वास्ते पैसों की जरूरत थी, इसीलिए कोई और रास्ता न देखकर। लेकिन दस्तखत करने से पहले क्या आपने उस कागज को पढ़कर नहीं देखा कि उसमें क्या लिखा था? मैंने पढ़ने की कोशिश की थी मलम्मा, लेकिन सुब्बैया ने अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे बहला फुसला लिया। उसने कहा, राजा रेड्डी, हमारे पूरे गांव में तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी कोई नहीं है। तुम्हें पैसे देने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन व्यापार है तो कुछ छोटे मोटे नियम कायदे तो होते ही है ना। बस एक छोटी सी शर्त है। उस बूढ़े सियार ने अगर शर्त रखी थी तो उसमें निश्चित रूप से कोई बड़ा धोखा रहा होगा। क्या शर्त थी वो? उसने कहा, पैसे ले जाओ, लेकिन अगर अगली पूर्णिमा तक तुम इसे नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हो जाऊंगा और आंख से जो कुछ भी दिखाई देगा वो सब मेरा हो जाएगा। उसने मुझे इसी लिखे हुए कागज पर दस्तखत करने को कहा। उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अरे रे, आपने ये क्या कर डाला? अगली पूर्णिमा में तो अब सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं ना। इन 10 दिनों में 1000 रुपए कहाँ से आएंगे? और वैसे भी घर के सामने खड़े होने पर जो कुछ भी आंख से दिखाई देगा का मतलब हमारा खेत, हमारा बाग, हमारी दुधारू गाय और आखिरकार ये घर, उसकी योजना के मुताबिक ये सब तो उसी का हो गया ना। मल्लम्मा, मेरा दुख भी तो यही है। उस समय मैं उसकी बातों के जाल में फंस गया और ठीक है कह दिया। लेकिन घर लौटने पर मुझे पता चला कि शहर से जो पैसे मुझे मिलने वाले थे वे अभी नहीं मिलेंगे। उस व्यापारी ने 1 महीने की और मोहलत मांगी है। अब वो सुब्बैया कह रहा है कि कल सुबह ही पंचायत बुलाकर हमारी संपत्ति जब्त कर लेगा। शाम को रास्ते में मिलते ही उसने चेतावनी दी कि कल तैयार रहना राजा रेड्डी। उसकी इतनी हिम्मत! मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करने के बजाय वो इस तरह गला काट रहा है। खैर, संपत्ति जाती है तो जाए, लेकिन इस तरह धोखे का शिकार होकर और अपनी इज्जत गवाकर जीना मुझे मंजूर नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने दस्तखत तो कर ही दिए हैं। कुछ देर चुप रहकर सोचती है। आपने जल्दबाजी में फैसला लिया। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। क्या वो सुब्बैया कल पंचायत में आएगा? हाँ, कल सुबह गांव के प्रधान रामैया जी की मौजूदगी में पंचायत होगी। वो उस दस्तावेज को दिखाकर हमारी संपत्ति छीन लेगा। मुझे लगता है कि मुझे ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। गांव छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो सुब्बैया सियार जैसी चालें चलता है तो मेरे पास भी खरगोश जैसी सूझबूझ है। कल पंचायत में मैं भी आपके साथ आऊंगी। तुम? नहीं मल्लम्मा, महिलाओं का पंचायत में आना अच्छा नहीं लगता। ऊपर से उस सुब्बैया की जुबान बहुत खराब है। अगर उसने तुम्हें कुछ कह दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जब इज्जत ही चली जाएगी तो फिर बर्दाश्त करने को बचेगा ही क्या? आप मेरी बात मानिए।
कल पंचायत में आप बिल्कुल खामोश रहिएगा। मैंने जो पूछा सिर्फ उसी का जवाब दीजिएगा। उस सुब्बैया को मैं खुद संभाल लूंगी। तुम क्या करोगी मल्लम्मा? उसके पास वो कागज है जिस पर मेरे अंगूठे का निशान है। हम कानूनी तौर पर हार चुके हैं। न्याय हमेशा धर्म की तरफ होता है, धोखे की तरफ नहीं। उस कागज में क्या लिखा है मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है। उसकी बस एक ही लाइन हमें बचाने वाली है। अब आप खाना खाइए और चैन से सो जाइए। कल सुबह उस सुब्बैया को अच्छा सबक सिखाएंगे। अगली सुबह गांव के बीचों बीच स्थित पंचायत के चबूतरे पर लोगों की भारी भीड़ है। गांव के बुजुर्ग, सुब्बैया, राजा रेड्डी, मल्लम्मा और ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। सुब्बैया बड़े रौब से एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा है। सब लोग शांत हो जाइए। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर पंचायत बुलाई गई है। राजा रेड्डी, सुब्बैया ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उसका कहना है कि तुमने लिया हुआ कर्ज नहीं चुकाया है। समय सीमा खत्म हो चुकी है और समझौते के मुताबिक वो तुम्हारी संपत्ति पर कब्जा कर लेगा। क्या ये सच है? ये सच है मुखिया जी। मैं तय समय के भीतर पैसे नहीं चुका पाया। अगर मुझे थोड़ा और समय मिल जाए तो मैं चुका दूंगा। समय? और कितना समय? व्यापार का मतलब होता है अपनी जुबान पर टिके रहना। पांचो, देख रहे हैं ना, ये खुद अपनी गलती मान रहा है। मेरे पास वो दस्तावेज भी है। इसमें साफ लिखा है, समय सीमा बीत जाने पर, घर के सामने खड़े होने पर जो कुछ भी आंख से दिखाई देगा वो सब मेरा हो जाएगा। बेचारा राजा रेड्डी सुब्बैया के जाल में फंस गया। अभी पिछले दिनों ही रंगैया का खेत भी इसी तरह चला गया था। हाँ, सुब्बैया से कर्ज लेने का मतलब है संपत्ति से हाथ धो बैठना। मल्लम्मा हिम्मत के साथ आगे आते हुए, मुखिया जी प्रणाम। मेरे पति बहुत भोले हैं, लेकिन इस समझौते में एक छोटी सी पहेली छिपी है। उसे सुलझाने पर ही असली सच सामने आएगा। अरे औरत, तुझे क्या पता? यहाँ बड़े बुजुर्ग बात कर रहे हैं, तू अंदर जा। कोई पेंच बेंच नहीं है। इसने दस्तखत किए हैं या नहीं, मुझे बस उतना ही जानना है। सुब्बैया जी, मेरी पत्नी से बदतमीजी से बात मत कीजिए। सुब्बैया रुको। मल्लम्मा यहाँ राजा रेड्डी की पत्नी के रूप में मौजूद है। इस संपत्ति में उसका भी बराबर का अधिकार है। उसकी बात सुनना हमारा फर्ज है। मल्लम्मा तुम बोलो। सुब्बैया जी शांत हो जाइए। हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि दस्तखत किए गए हैं, लेकिन आपने जो समझौता लिखा है उसे सही तरीके से लागू भी तो करना होगा ना। मल्लम्मा तुम जो कहना चाहती हो साफ साफ और सीधे शब्दों में कहो। सुब्बैया जी के समझौते के मुताबिक राजा रेड्डी के घर के सामने खड़े होने पर जो कुछ भी आंख से दिखाई देगा वो सुब्बैया का हो जाएगा, यही है ना? हाँ, बिल्कुल यही बात है। राजा रेड्डी के घर के सामने खड़े होने पर सामने का उपजाऊ खेत, उसके पास का आम का बाग, वे दुधारू गायें, सब कुछ दिखाई देता है। वे सब अब मेरे हैं। सुब्बैया जी इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। समझौते में लिखा है घर के सामने खड़े होने पर, लेकिन किस तरफ मुंह करके खड़ा होना है ये तो नहीं लिखा है ना। और किसे खड़ा होना है? या तो राजा रेड्डी खड़ा होगा या मैं खड़ा होऊंगा, कोई भी हो। चलिए चलते हैं। अपनी संपत्ति लेने में मुझे किस बात का डर? ठीक है, मल्लम्मा की बात में दम है। चलिए सब लोग राजा रेड्डी के घर चलते हैं। सभी लोग राजा रेड्डी के घर पहुंच जाते हैं। राजा रेड्डी का घर गांव के किनारे पर है। घर के सामने एक बड़ा खाली मैदान है और उसके बाद हरे भरे खेत हैं। ये देखिए मुखिया जी, मैं यहाँ घर की चौखट के बाहर चबूतरे के पास खड़ा हूँ। मुझे अपने सामने वो हरा भरा खेत दिखाई दे रहा है। उसके बगल में वो बाग भी दिख रहा है। समझौते के मुताबिक ये सब मेरा हुआ। राजा रेड्डी, मल्लम्मा, तुम दोनों अभी के अभी अपना सामान बांधो और घर खाली करो। मैं तो लुट गया। मल्लम्मा, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हम सड़क पर आ गए हैं। सुब्बैया जी रुकिए, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? आप कहाँ खड़े हैं? कितनी बार बताऊं? घर के दरवाजे के बाहर चबूतरे के नीचे। इसका मतलब घर के सामने ही तो हुआ ना। समझौते में घर के सामने लिखा है, लेकिन घर के बाहर तो नहीं लिखा है ना। शब्दों के कई मायने होते हैं सुब्बैया जी। घर के सामने का मतलब घर के बाहर ही तो होता है। बकवास बंद कर, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। नहीं सुब्बैया जी, मेरे पति द्वारा दिए गए कागज में घर के सामने शब्द लिखा है। हमारे घर का सामने का हिस्सा यानी उसका मुख्य द्वार। अब आप घर के अंदर से बाहर देख रहे हैं या बाहर से अंदर देख रहे हैं, ये उसमें साफ नहीं किया गया है।
सामने शब्द का एक अर्थ की तरफ मुंह करके भी होता है। तुम जो कह रही हो वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा खुलकर समझाओ। मुखिया जी, घर के सामने खड़ा होना का मतलब घर की तरफ मुंह करके खड़ा होना भी होता है। जैसे जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो कहते हैं कि हम मंदिर के सामने खड़े हैं। इसका मतलब हमारा मुंह मंदिर की तरफ ही होता है ना। ये सब सिर्फ बातों की बाजीगरी है। मैं बाहर खड़ा हूँ और मेरी मर्जी, मैं जिस तरफ भी देखूं मुझे खेत दिखाई दे रहे हैं। आपकी मन मर्जी नहीं चलेगी सुब्बैया जी। समझौता यानी समझौता। आपने लिखा है राजा रेड्डी के घर के सामने खड़े होने पर, यानी राजा रेड्डी के घर की तरफ मुंह करके खड़े होने पर भी तो इसका अर्थ निकलता है ना। गांव के प्रधान रामैया की इशारा करने पर सुब्बैया ना चाहते हुए भी घर की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। अब बताइए सुब्बैया जी, आप हमारे घर की तरफ मुंह करके हमारे घर के सामने खड़े हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है? सच सच बताइए। क्या दिखेगा? तेरा घर, ये पुरानी दीवारें, ये चौखट, बस यही सब दिख रहा है। बहुत बढ़िया। मुखिया जी, आपने सुना? समझौते के मुताबिक हमारे घर के सामने खड़े होने पर इन्हें सिर्फ हमारा घर, पुरानी दीवारें और चौखट ही दिखाई दे रही हैं। इसलिए ये सिर्फ इन पुरानी दीवारों और घर को ही ले सकते हैं, लेकिन खेत को नहीं, क्योंकि जब ये घर की तरफ देख रहे हैं तो खेत इनके पीछे की तरफ है। क्या खूब कहा मल्लम्मा। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सच है। घर के सामने खड़े होकर अगर घर की तरफ देखोगे तो घर ही दिखेगा, खेत कैसे दिखेगा? नहीं नहीं, ये सरासर धोखा है। मैं घर के बाहर खड़ा होकर खेतों की तरफ देखूंगा, तब वो घर के सामने ही कहलाएगा ना। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप खेतों की तरफ मुंह करेंगे तो आप खेत के सामने खड़े माने जाएंगे, लेकिन कागज में तो घर के सामने खड़ा होना लिखा है। राजा रेड्डी आश्चर्य से मल्लम्मा की तरफ देखता है। मल्लम्मा, ये तो बिल्कुल सच है। मेरे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं थी। सुब्बैया, मल्लम्मा की दलील में अकाट्य न्याय है। घर के सामने खड़ा होना का सही अर्थ घर के सम्मुख आमने सामने खड़ा होना ही माना जाएगा, और इस तरह खड़े होने पर केवल घर ही दिखाई देता है। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो ये पुराना घर ले लो, इसी से तुम्हारा कर्ज चुकता मान लिया जाएगा। ठीक है, आप सब लोग एक हो गए हैं। अच्छा, तो मैं घर की चौखट पर खड़ा होकर बाहर की तरफ देखूंगा, तब तो मैं घर से सटकर ही खड़ा हूं ना, तब तो मुझे खेत दिखाई देगा ना। बहुत खुशी की बात है सुब्बैया जी, आप चौखट पर खड़े हो जाइए। लेकिन एक छोटी सी बात है, वो चौखट हमारे घर की सीमा है। चौखट लांग कर अंदर कदम रखेंगे तो वो हमारा घर है, चौखट लांग कर बाहर जाएंगे तो वो गांव की जमीन है। अगर आप चौखट के ऊपर ही खड़े हो जाएंगे तो आप ना तो हमारे घर के अंदर होंगे और ना ही बाहर। बाप रे, इस औरत से जीत पाना नामुमकिन है। ठीक है, मुझे न घर चाहिए, मुझे बस मेरे 1000 रुपए ब्याज समेत लौटा दो। अब आई ना बात ठिकाने पर। हम कर्ज चुकाने के लिए हमेशा तैयार हैं। एक धोखे भरे समझौते के जरिए हमारी संपत्ति हड़पने की कोशिश की, उसका हर्जाना कौन भरेगा? हर्जाना? मैं क्यों हर्जाना दूं? यहाँ पीड़ित तो मैं हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आप। आज आपने हमारी इज्जत उछाली है, हमारी संपत्ति पर बुरी नजर डाली। मेरे पति ने कल से अन्न का एक दाना तक नहीं छुआ है। क्या आप इसकी कीमत चुका सकते हैं? मल्लम्मा, रहने दो, हमें झगड़ा नहीं चाहिए। उनका कर्ज उन्हें लौटा देते हैं। अब कोई चारा न देखकर और ये समझकर कि इस पुराने घर के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने से सिर्फ नुकसान ही होगा। ठीक है माँ, तू जीत गई। तेरी बुद्धि के आगे मेरी सारी चालें फेल हो गईं। टांग नहीं अड़ाऊंगा। ये लो तुम्हारा कागज। रामैया उसे सबके सामने टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। सुब्बैया, आगे से कभी ऐसे धोखेधड़ी वाले समझौते मत लिखना। मल्लम्मा जैसी बुद्धिमान बहू के होने की वजह से ही आज राजा रेड्डी की जान बच गई। मल्लम्मा, तुम्हारे इस साहस की जितनी तारीफ की जाए कम है। मल्लम्मा की जय, जय हो। धन्यवाद मुखिया जी। मुसीबत के समय पति का साथ देना ही पत्नी का सच्चा धर्म है। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि बुद्धि बल के आगे बाहुबल और धन बल हमेशा घुटने टेक देते हैं,
शाम का समय है। राजा रेड्डी और मल्लम्मा अपने घर में दिया जला रही हैं। घर में पूरी शांति और सुकून है। राजा रेड्डी, मल्लम्मा, सचमुच तुम साक्षात अन्नपूर्णा ही नहीं बल्कि देवी सरस्वती का रूप भी हो। अगर आज तुम न होती तो न जाने मेरा क्या हाल होता, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसी समझदार पत्नी मिली। ये मेरे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। बस कीजिए, बहुत हुई तारीफें। अगर पति सीधा हो तो पत्नी को समझदार बनना ही पड़ता है ना। गृहस्थी में जब एक साथी कमजोर पड़ने लगे तो दूसरे को उसकी ताकत बनकर खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगली बार कहीं भी दस्तखत करने से पहले उसे एक बार खुद पढ़ लेना और मुझसे जरूर पूछ लेना। बिल्कुल मल्लम्मा, अब से मैं जो भी काम करूंगा तुमसे पूछकर ही करूंगा। अच्छा ठीक है, आपको भूख लगी थी ना? आइए, मैं गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। आप कल से भूखे हैं, भरपेट खाना खाइए। हाँ मल्लम्मा, आज तो ये खाना अमृत जैसा लगेगा। हमारा घर और हमारा खेत हमारे पास ही सुरक्षित रह गए ना। इंसान के पास चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना हो, लेकिन मुश्किल घड़ी में काम आने वाली बुद्धि और साथ निभाने वाला परिवार ही उसकी असली पूंजी होती है। मल्लम्मा ने अपनी वाक्पटुता और हाजिर जवाबी से अपने परिवार की रक्षा की। उसमें ये साबित कर दिया कि नारी अबला नहीं, सबला है। नैतिकता। मुसीबत आने पर कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेते हुए सोचना चाहिए। यदि सूझबूझ हो तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। 1920 का समय, रायलसीमा क्षेत्र का एरगुट्टा नामक गांव। वैसाख का महीना, धूप बहुत तेज है। सारे कुएं सूख गए हैं। पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं। उस गांव में रामैया 60 वर्ष और गौरम्मा 55 वर्ष नाम के पति पत्नी रहते हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। वे अपने घर के चबूतरे अगुरू पर बैठे पंखे से हवा कर रहे हैं। रामैया पसीना पोंछते हुए, ओ गौरम्मा, इस साल की गर्मी तो राक्षसी जैसी है। आसमान आग बरसा रहा है। आंगन का वो नीम का पेड़ भी सूख गया है। देखो, हमारा जीना ही मुश्किल हो गया है। हाँ जी, सुबह उस गांव के कुएं पर गई थी। एक घड़ा पानी मिलना भी गगन हो गया है। वो पानी भी मिट्टी के रंग का है, छान कर पीना पड़ रहा है। वैसे उस मिट्टी के घड़े में पानी खत्म होने को है। शाम को फिर कहाँ जाना होगा पता नहीं। शाम की बात भगवान जाने। अभी गला तर करने के लिए एक घूंट पानी दो, प्राण निकले जा रहे हैं। बस 2 लोटा पानी बचा है। अगर वो भी पी लिया तो रात को प्यास से मरना पड़ेगा। धूप कम होने पर उस नाले के पास जाकर गड्ढा खोदूंगी। तभी घर के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से राजा रेड्डी और उनकी पत्नी रंगम्मा उतरे। ये रामैया के दूर के रिश्तेदार हैं और बगल के तालुका से आए हैं। रामैया आश्चर्य और घबराहट में, कौन है? राजा रेड्डी साले साहब, इस कड़ी धूप में? राजा रेड्डी गाड़ी से उतरते हुए, हाँ साले साहब, मैं ही हूँ। आप ऐसे क्यों देख रहे हो? मेहमान आए तो खुश होना चाहिए, लेकिन तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे भूत देख लिया हो। अरे वो बात नहीं है साले साहब, बस आश्चर्य हुआ कि इस धूप में सफर किया। आइए आइए, चबूतरे पर बैठिए। गौरम्मा अंदर से आकर दिखावटी मुस्कान के साथ, आइए भाई साहब, आइए भाभी जी, कितने दिन हो गए आप लोगों को देखे हुए। रंगम्मा साड़ी के पल्लू से चेहरा पोंछते हुए, हाँ गौरम्मा, अपनी बेटी के घर जा रहे थे तो रास्ते में तुम्हारा गांव पड़ा तो आ गए। आपका भाई कह रहा था कि सामने ही आप लोगों का घर है तो खाना खाकर चलेंगे। गौरम्मा जैसे दिल पर पत्थर पड़ गया हो। खाने के लिए? खुशी की बात है भाभी जी, अतिथि देवो भव कहते ना। बैठिए। रामैया धीरे से गौरम्मा से, गौरम्मा, सुना तुमने? खाने के लिए आए हैं। घर में अनाज तो है,